दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर बैठक। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह हुए शामिल। सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जन्मदिन। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा, ईश्वर से प्रार्थना है कि वे स्वस्थ और दीर्घायु रहें। दिल्ली के पूर्व सीएम डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर किया साहिब सिंह वर्मा को नमन। कहा, श्रमिकों, किसानों, वंचितों की रहे हैं प्रखर आवाज। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर बैठक का आयोजन किया है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है। इस दौरान देश भर के तमाम सहकारिता मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का जन्मदिन है। इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उनका योगदान प्रशंसनीय है। मिशन लाइफ, प्लास्टिक उन्मूलन, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता जैसे प्रयासों ने हरित और स्वच्छ भारत की दिशा में नई ऊर्जा दी है। हरित दिल्ली के संकल्प में भी उनकी प्रेरणा महत्वपूर्ण रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे स्वस्थ और दीर्घायु रहे तथा राष्ट्र सेवा में अपना योगदान यूं ही देते रहें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें नमन किया। सीएम रेखा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली की राजनीति में श्रमिकों, किसानों और वंचित समाज की प्रखर आवाज रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक नमन। सेवा और सिद्धांत उनका संकल्प था। दिल्ली देहात से संसद तक उनका जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण, सादगी और सतत संघर्ष का प्रतीक रहा। उनकी राष्ट्रभक्ति और जनसेवा का तपस्वी जीवन आने वाली पीढ़ियों को सदा प्रेरणा देता रहेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और अन्य नेताओं के साथ अपने पिता और दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं दिल्ली की, जहां पर पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर उनके बेटे और दिल्ली सरकार में मंत्री साहिब सिंह वर्मा ने सांसद और नेताओं के साथ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में झुग्गी तोड़े जाने के विरोध में आपके विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए था कि जब कोरोना में बीजेपी की सरकार एक एक आदमी को बचाने का काम, उनके रहने खाने का इंतजाम कर रही थी, उस समय यही केजरीवाल झुग्गी वालों को दिल्ली से भगाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उन्होंने एक भी मकान किसी झुग्गी वाले के लिए बनाया या नहीं। नरेला में जो 50,000 मकान बने, उन्हें अपनी जिद की वजह से खंडहर कर दिया, लेकिन गरीबों को नहीं दिया। झुग्गी वालों के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने बुलाई। 11 बजे तक उसकी वस्तुस्थिति ये थी और जोड़ तोड़ करके अपने किराए के टट्टुओं को बुलाकर वो जिस तरह के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए था कि जब कोविड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक आदमी को बचाने का काम, उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम कर रही थी, उस समय यही केजरीवाल इन झुग्गी वालों को दिल्ली से भगाने की योजना बना रहे थे। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उनने एक भी मकान किसी झुग्गी वाले के लिए बनाया था क्या? और नरेला में जो 50,000 मकान बने थे उसे खंडर कर दिया अपनी जिद की वजह से, लेकिन उन गरीब लोगों को नहीं दिया। और आज जब दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जलियांवाला बाग में, कालकाजी में, कलना कॉलोनी में और नरेला वाले मकानों को बनाकर दोबारा से झुग्गी वालों को देने की बात कर रही है, तो इन्हें तकलीफ होती है। और जिस तरह से
ये पिछले 1 महीने से झूठा आरोप लगा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने समय रहते उसकी सरकार ने कोर्ट में नियमित अवधि पर दिल्ली की सरकार के नाते अपना संवैधानिक दायित्व पूरा किया होता तो जो ऑर्डर कोर्ट ने झुग्गियों को तोड़ने के जहां भी 1-2 जगह हुआ है वो भी नहीं होता। मैं तो एक चीज और पूछना चाहता हूं कि आज जो भाषा अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय ने माननीय प्रधानमंत्री जी या उनके आवास के बारे में बोली है, ये सीधा सीधा दिखाता है कि इनके अंदर का नक्सलवाद अभी भी उबाले मारता है और सभ्य समाज में ऐसे नक्सलियों की कोई जरूरत नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल की हताशा हम समझ सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो उनको आज तक कबूल नहीं कर पा रहे। स्कूल घोटाले में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पेशी लगा रहे हैं। साख घोटाले में सौरभ भारद्वाज भी पेशी के लिए बुलाए जा रहे हैं और उन बातों से ध्यान भटकाने के लिए अब ये झुग्गी वालों की बात कर रहे हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और कट्टर बेईमान झाड़ू निशान को नकार चुकी है। नई दिल्ली में विधि कार्य विभाग के संयुक्त सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम ने संबोधित किया है। सुरेंद्र बोहरड पटावरी करके एक पूरे यूरोप को साफ करता है, प्लास्टिक, कचरा, रबड़ का, ये सब करता है। हमारे एरिया का ही है। वो बेल्जियम में एक गुरु के पास गया ट्रेनिंग लेने के लिए। वो लंदन, उसकी मौसी रहती थी, तो लंदन पहुंच गया और लंदन के बाद उन्होंने कहा तुम पढ़ाई यहां अच्छी नहीं कर रहा है, तुम पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा तो है लेकिन अच्छी ट्रेनिंग करने के लिए बेल्जियम चला जाए, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां चला जा, वहां एक टीचर है, वहां से सीख। तो जैसे ही वो उनके घर घुसा, उन्होंने कहा मैं भी पहले नहीं सिखाऊंगा तुम्हें। तो बोला साहब मेरे को तो उन्होंने भेजा है, निर्मल सेठ या कोई नाम बताया। ये जो रुपए होता है ना, रुपए में जो स्याही और जो कागज आता है, ये लंदन की कोई फर्म है, उसमें एक निर्मल सेठिया ऑनर था, वहीं से आता है। बाद में मोदी जी आने के बाद इसमें चेंजेस किए कि भाई ये हमेशा हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसी से ही पाकिस्तान ले रहा है स्याही और कागज, उसी से हम ले रहे हैं। लेकिन वो कह रहा मैं सीक्रेसी आउट नहीं करता, ऐसे करके हमारे भी संपर्क में उसी चक्र में एमओएस फाइनेंस था, तब वो आया था, लेकिन हमारे क्षेत्र का ही है वो। वहां एक सुरेंद्र, ये बोहरड पटावरी नाम ले रहा हूं मैं, ये बड़ा नाम है, कहीं इसमें जाओगे आप गूगल पे तो उसको मिलेगा। अब तो वो पढ़ाता ही पढ़ाता है, दूसरा काम भी नहीं करता, बड़ा है, बड़ा आदमी है। पूरे यूरोप को जो साफ सुथरा रखता है उसमें उसका बड़ा योगदान है, उसको कई अवार्ड भी मिल गए। तो वो गया तो उसने कहा, वो टीचर ने, कि तुम 2 अटैची लेके आया है। अब वो अड़ गया, उसने कहा मैं तो एक ही अटैची लेके आया, पहले एक अटैची खाली कर गया। अब उसने कहा मैं एक ही अटैची लेके आया हूं सर, मैं 2 अटैची लाया ही नहीं हूं, आप मुझे जबरदस्ती कह रहे हो। मेरे को तो उन्होंने भेजा है निर्मल सेठिया जी ने, वो मेरे मासा जी लगते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। नहीं तो मैं आप जैसे क्या, मैं तो पॉलिटेक्निक में तो डिप्लोमा हुई, मैं तो कोई न कहीं काम चला ही लूंगा, मारवाड़ी आदमी हूं। तो उसने कहा नहीं, तू 2 अटैची लेकर आया, तो 1 अटैची खाली करके आया, नहीं तो वापिस भेज। अब वो गया, उसने देखा कहीं गलती से 2 आ तो नहीं गई, उसने देखा कुछ भी नहीं है यार, थैला भी छोटा भी नहीं है, एक ही अटैची है। उसने कहा सर मैं एक ही अटैची लाया हूं। कहा नहीं नहीं, तू 2 अटैची लेके आया है। बहुत प्यार से समझाया, बैठ बताता हूं। 1 अटैची लाया तू कपड़ों की, और 1 अटैची तू भर के लाया कि मुझे सब कुछ आता है। वो जो सब कुछ आता है वो अटैची खाली करके आता, भी पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो अगर आप 2 अटैची लेके आए हो तो 1 अटैची खाली करके आना, नहीं तो मिश्रा जी पढ़ा नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हाल ही में आपातकाल के 50 साल पूरे हुए, जो भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय था। उन्होंने पटना के गांधी मैदान में हुई इंडीज गठबंधन की रैली पर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि तेजस्वी यादव ने संसद से पारित वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही, जो बहुत ही गंभीर और असंवैधानिक बयान है। सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में, जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के
बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है, वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है, तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि यह 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। यह एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो। परंतु आप क्या कहते हैं? जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं
जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं ये समाजवाद का चोला उड़े हुए इन लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था? क्या जेपी का समाजवाद यह था? या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरपंच से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और यह बात हम निराधार नहीं कह रहे हैं। इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। कोई कहेगा आप तो हाइपरबोलिक बात बोल रहे हैं, तो मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। भारत के इतिहास में एक ही बार 400 पार हुआ है, 1985 में, और तब सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक शाहबानो केस की याद दिला रहा हूं, एक प्रावधान में केवल यह कहा कि एक तलाकशुदा महिला को 80 या 100 रुपए का मुआवजा लेने की जरूरत है, तो 400 पार की संसद वाली कांग्रेस, जो आज इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिताजी उसका नेतृत्व कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर भारत की पार्लियामेंट ने शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई एक देश बताइए जो सेकुलर देश जहां शरिया संविधान से ऊपर हो। इसलिए अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आज देखिए ये सत्ता के बाहर है, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं। ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया, उसका समर्थन करने वाले लोग समाजवादी नहीं, नमाजवादी कहलाएंगे। और यह बात मैं पुनः एक सब प्रमाण बोलता हूं, इसके माध्यम से ये पिछड़े, दलित, वंचित और शोषित वर्ग के आरक्षण को भी खा जाना चाहते हैं। यह अभी मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, क्योंकि जिस संस्थान को आप अल्पसंख्यक दर्जा दे देते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। जामिया मिलिया इस्लामिया, एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। कश्मीर को धारा 370 से पहले के दौर में, यानी जब धारा 370 लागू थी, तो आपने कहा यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। और चूंकि अल्पसंख्यक संस्थाओं को में आरक्षण लागू नहीं होता है, तो पिछले दर्जे से अधिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को नष्ट करने का षड्यंत्र देखिए। मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, 2011 में इन्होंने 1656 संस्थाओं को माइनॉरिटी दर्जा दिया। 2012 में 1671 संस्थाओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया। 2014 में, आधे में तो हमारी सरकार आ गई थी, तब तक 1516 संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। अरे माइनॉरिटी का दर्जा देना है तो जांच परख करके दीजिए ना, जैसे हमने दिया। हमारी सरकार आने के बाद 2020 में 12 संस्थाओं को, 2021 में 14 संस्थाओं को, 2022 में 86 संस्थाओं को दिया गया। ये पिछले दरवाजे से पिछड़ों का आरक्षण को पे सेंध लगाने का काम यही नमाजवादी लोग कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उसने पिछड़ों के आरक्षण में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को की एंट्री करवा दी है। कर्नाटक में अब उन्होंने मुस्लिम समाज को पिछड़ों में शामिल कर दिया है। बंगाल में तो स्थिति और भी विचित्र है, 179 जातियां ओबीसी में की गई, 118 उसमें से मुस्लिम है। ओबीसी कमीशन ने पूछा कि इतनी भारी संख्या में मुस्लिम कैसे आ गए इसमें, तो जानते हैं क्या जवाब दिया गया? कि ये कन्वर्ट होने से पहले
जब हिंदू थे तो ये ओबीसी थे, इसलिए इनको ओबीसी मान लिया जाए। तो ओबीसी ने, कमीशन ने पूछा कि फिर इतने कन्वर्ट कैसे हो गए, तो जवाब नहीं। और तो और आपको आश्चर्य होगा कि वो कह रहे हैं कन्वर्ट होने से पहले वो लोग हिंदू थे, तो हिंदू समाज की जातियों से ज्यादा मुस्लिम समाज में जातियां हैं, बंगाल की सरकार के मुताबिक, जो ओबीसी कमीशन को उन्होंने रिपोर्ट दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये समाजवाद नहीं, ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है, ये इस्लामी अकीदे का नमाजवाद भी नहीं है, ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। इसलिए ये पिछड़े, दलित और ओबीसी के आरक्षण को जिस ढंग से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस ढंग से उस पे पिछले दरवाजे से सेंध मारने का काम कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इसे कदापि नहीं होने देगी। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके दिल में इतना दर्द है तेजस्वी यादव जी, आप जवाब दीजिए। पटना और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।